Hello student, welcome back to the chapter number 2, that is matter around us here. आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे विथ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन से. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सोल्यूशंस तक को पॉइंट को ख़त्म किया था, टॉपिक्स तक को हमने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वी डिस्कस्ड मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि सोल्यूशंस क्या होते हैं और उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट लेक्चर तक किया था. आज के लेक्चर हम देखने देते हैं प्रॉपर्टीज़, मतलब सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ उन लोगों ने दी हुई है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अब स्टूडेंट सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस वर्ड का मतलब तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस करके 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो मिक्सचर जहाँ पर सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये वो मिक्सचर है जहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है. जैसे आपने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में से नींबू को निकालना आसान है क्या? नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते. तो वहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कि उनमें लगता ही नहीं कि ये वो लोग अलग अलग कहीं पर अवेलेबल है. सोडा पीते हैं हम लोग, तो सोडा में हम देखते हैं पानी में गैस इस तरीके से मिक्स हो चुका है कि उसके हर एक घूंट में आपको उसका स्वाद प्रॉपर तरीके से आएगा. तो ये सारे क्या है? दे ऑल आर होमोजीनस मिक्सचर. तो ये बात आपको याद रखनी है कि सोल्यूशन कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होगा, सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस ही होगा. सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर. तो जैसे आपको पूछ लिया करके कि सोल्यूशन के अंदर जो मैटर्स होते हैं, सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका साइज़ क्या होता है. तो ये साइज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ 1 नैनोमीटर. एग्जामिनेशन में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर. मीन्स इस तरीके से लिख देंगे आपको 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. ठीक है, 10⁻⁻⁹ मीटर. आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हो. अब नेक्स्ट देखो, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. तो ये साइज स्टूडेंट सच में इतना छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसको नहीं देख सकते. जैसे आपके हाथ पे बैक्टीरियाज है, तो इमेजिन करो आपके हाथ के बैक्टीरियाज आपको दिखाई देते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. उसको बहुत ही मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है. बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने के बाद ही आप इस साइज़ को देख पाओगे. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन. अब ये जो स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट है ना, इसको मैं इस पॉइंट पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसके ऊपर. ठीक है, कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है. आपको स्कैटरिंग वर्ड का मतलब खाली बता देता हूँ. स्कैटर का मतलब होता है तोड़ फोड़ कर देना. मीन्स आप कोई ऐसा चीज़ लो जिसको ज़मीन पर पटको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया? स्कैटर हो गया बेसिकली. तो इसी तरीके से जो लाइट आती है और लाइट किसी चीज़ को टकराएगी, तो लाइट टकराने के बाद वो अपने डायरेक्शन को या तो चेंज करेगी या फिर लाइट स्प्लिट हो जाएगी 2 लाइट्स में. यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत हो क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. हमारे पास पूरा एक टॉपिक है. सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आप इसको ऐसा गोल करके रख सकते हो कि पूरा का पूरा पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. टिंडल इफेक्ट करके एक पॉइंट हमारा टॉपिक आने वाला है इसी चैप्टर में. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, द सोल्यूट और पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. तो सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट करके 2 पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन में. कौन कौन से? सोल्यूट जो यहाँ पर दिया हुआ है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सोल्यूट वो पार्ट होता है जो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी बना रहे हो, तो वहाँ पर जो लेमन है वो सोल्यूट हो गया, वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया. आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्ट जो है सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा. तो जो भी चीज़ कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है वो सॉल्यूट कहलाता है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है वो सॉल्वेंट कहलाता है. तो यहाँ पर पॉइंट दिया है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो जैसे आप नमक वाला पानी ही ले लो और फिल्टर पेपर में उसको फ़िल्टर करने की कोशिश करो, तो सॉल्ट का जो पार्टिकल्स होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो उस फिल्टर पेपर से भी बाहर आ जाएगा. तो जो चीज़ फिल्टर पेपर में
जो चीज़ फिल्टर पेपर में भी मीन्स फिल्ट्रेट ना हो पाए, आप उसको छान ना पाए, वो कुछ और नहीं है, वो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस के सॉल्यूट हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब क्या है? तो आपको देखो, इसको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ मैं। जैसे आप मट्टी एक कप लीजिए या फिर एक कांच का अगर आपके पास ग्लास है, ताकि आप बाहर से ऑब्जॉर्व कर पाओ, उसमें थोड़ा सा मट्टी डाल दीजिए और उसको पूरा घोल दीजिए, और दूसरे ग्लास में, कांच के ग्लास में आप पानी में नमक डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए। तो आप देखोगे मट्टी जो है ऐसा पानी में पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा और मट्टी का कलर उसके अंदर आ जाएगा, नमक गायब हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गया हो। अब उन दोनों को है ना 1-1 घंटे के लिए ऐसे ही किसी घर के कोने में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप क्या देखते हो कि मट्टी वाला जो पार्ट है वो नीचे सेटल हो गया है, मतलब बैठ गया है, पानी के अंदर नीचे बैठ गया है। लेकिन जो नमक है उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं? तो जो चीज़ बहुत देर तक रखने के बाद भी नीचे सेटल डाउन ना हो, वो है सॉल्यूशन, और जिसमें सेटल डाउन हो जाए वो बेसिकली हम लोग कहेंगे करके वो हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। एनी डाउट? तो ये चारों पॉइंट मैं कहूँगा आप अपने नोटबुक पर लिख लो, और थर्ड वाला पॉइंट भी फिलहाल लिख लो, मगर थर्ड वाले पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हमको मिलने वाला है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। अब नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन टॉपिक को और आगे लेकर जाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये वर्ड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन वाला वर्ड तो हम जान चुके हैं, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये तो हमको पता चल चुका है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है इसको ज़रा समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, जैसे आप क्या करते हो, आप एक बीकर ले लिए, ठीक है, आप एक बीकर ले लिए, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, आपने इसमें 10 स्पून समझ लो सॉल्ट डाल दिया। कितना? 10 स्पून सॉल्ट डाला। और उसी के जगह पर एक बीकर 2 है, एक और बीकर है, उसमें आपने खाली 5 स्पून ही सॉल्ट डाला हुआ है। तो मुझे बताइए कि इन दोनों में किस में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर बीकर ए में ज़्यादा मात्रा है और बीकर बी में सॉल्ट की मात्रा कम है। साइंस के लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि बीकर ए इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड बीकर बी इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आपको मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे एसिड होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट अलग है, वीक का कंसेप्ट अलग है। उसी तरीके से एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूट भी होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड का अपोजिट है डाइल्यूट। अब मैंने समझ लो वो बीकर ए जिसमें मैंने 10 स्पून अभी का अभी सॉल्ट डाला था, कितना स्पून? 10 स्पून। इसको मुझे क्या करना है, बीकर बी के जितना हल्का बनाना है, डाइल्यूट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा आप ही बताओ? नमक निकाल लूँगा क्या? नहीं, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पानी डाल दूँगा, पानी की मात्रा डबल कर दूँगा। अगर पानी डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मैंने मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब ज़रा इस टॉपिक को देखते हैं क्या हमको दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर। सो दे हैव डिस्कस लाइक एन एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग। They have said we observed that group A and B obtained different sheets of solution. So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. तो जैसे देखो proportion का मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्वांटिटी। तो जैसे मैंने अभी एक बीकर लिया था उसमें 10 स्पून डाला, एक बीकर लिया मैंने इसमें 5 स्पून डाला, तो ये क्या है? 10 स्पून प्रपोर्शन है, 5 स्पून क्या प्रपोर्शन है। तो दोनों का प्रपोर्शन अलग अलग है बीकर्स में, अपने अपने बीकर्स में, तो दोनों बीकर का कॉन्सेंट्रेशन भी तो अलग होगा। यस ऑब्वियसली। सो आगे दिया है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
present in a solution, it can be called a dilute, concentrated और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट देखो, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड के बीच में उन लोगों ने ग्रामर यूज़ किया और, ठीक है। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड दोनों के दोनों आप एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक ही टाइप की मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। डाइल्यूट का मतलब हो गया हल्का, कमज़ोर, ठीक है। जैसे बीकर बी जिसमें मैंने 5 स्पून डाला वो डाइल्यूट है ए के कंपैरिजन में, ठीक है, ए के कंपैरिजन में वो डाइल्यूट है, या फिर हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group B. Okay? देखो यहाँ पर इन लोगों ने ये वाला नहीं है, एक्टिविटी कहीं पर दी रहेगी, बाद में देखेंगे उसको। लेट्स से एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया है, इसको ज़रा रीड करते। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। तो 2 बीकर लेना है और दोनों बीकर में 50-50 ml, 50-50 कोस दूर शोले का डायलॉग, 50-50 ml क्या करना है, पानी डाल देना है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, कर लिया सर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर। एक बीकर में हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट, हम डाल रहे हैं salt, that is NaCl, sodium chloride, and sugar or barium chloride in the second beaker। सेकेंड बीकर में या तो शुगर तुम डालो या तो बेरियम क्लोराइड डालो, ये हमारे ऊपर उन लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो पहले वाले में सॉल्ट डाला, दूसरे वाले में शुगर डाल दिया है। सर शुगर डाल दिया, सर शुगर का फॉर्मूला नहीं लिखा, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज शुगर फॉर्मूला। इन द सेकेंड बीकर एंड कंटिन्यूस स्टरिंग। और क्या बोल रहा है कि नमक और शुगर डालने के बाद उसको क्या करते रहो, घुमाते रहो ताकि वो मिक्स होते रहे। थर्ड पॉइंट बोला है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है करके कि बीकर में एक बार सॉल्ट डाल दिया और उसको खाली घुमाते रहो मिक्स होने के लिए। आप 1 चम्मच सॉल्ट डालो, वो मिक्स हो गया, वापस सेकेंड चम्मच डालो, वापस मिक्स हो गया, फिर थर्ड चम्मच डालो, वापस मिक्स हो गया। तो आपको नमक तब तक डालना है बीकर ए में जब तक वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व ना होता रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। शुगर के केस में भी वही करना है। शुगर को आपको पहले 1 चम्मच डालना है, उसको घोलने की कोशिश करनी है, चम्मच से घुल जाएगा, दूसरा चम्मच डालो, वापस से 1 और चम्मच शक्कर डालो, शुगर डालो, वो भी घुल जाएगा, 1 और चम्मच शुगर डालो। सो अगेन एंड अगेन डालने पर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब शुगर घुलना भी बंद हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला करके कि दोनों बीकर को क्या करो, गर्म करो, और धीरे धीरे दोनों का टेम्परेचर 5-5 डिग्री से इंक्रीज़ करो। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब पानी अब गर्म हो गया, पानी अब गर्म हो गया तो जो नमक नहीं घुल पा रहा था, अब वो भी घुलना चालू हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। जो शुगर नहीं घुल रहा था वो शुगर भी अब क्या हो जाएगा, घुलना चालू हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। तो यहाँ पर इन लोगों ने हमको 4 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखो क्या हुआ है, वहाँ पर नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं करके कि बीकर ए में और बीकर बी में क्या सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड उतना ही क्वांटिटी, मतलब वेट के अनुसार अगर देखें तो सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर भी डिजॉल्व हुआ सेम टेम्परेचर पे। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। देखो सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और सेकेंड वाले पॉइंट को मैं कहूँगा आप यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो। एट एनी पर्टिकुलर से लेकर और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक, यहाँ तक आपको टिक कर लेना है। ये वर्ड क्या हमको बता रहा है कि चाहे बीकर ए हो जिसमें आप नमक डाल रहे थे, दैट इज सॉल्ट डाल रहे थे, चाहे बीकर बी हो जिसमें आप शुगर डाल रहे थे,
जब तक आप उसमें सॉल्ट डाल रहे हो और वो डिज़ोल्व होते जा रहा है, जब तक आप बीकर बी में शुगर डाल रहे हो वो डिज़ोल्व होते जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, वो ये बात बताता है कि वो पानी अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है और अब वो उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होने देगा। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. ठीक है, that is great. The amount of the solute present in the saturated solution at the temperature is called solubility. तो यहाँ पर देखो दो डेफिनेशन हमको मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पूछता है आपको solubility क्या होती है, तो आप बोलते हो यहाँ से द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, या आप वापस से सेकेंड डेफिनेशन के रूप में यूज़ करोगे। सॉल्यूबिलिटी का डेफिनेशन है आपके लिए, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आप ये भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व से लेके सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक। इवन दिस इज़ अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। चाहे आप पहला वाला 3 लाइन लो या ये वाले 3 लाइन लो, दोनों के दोनों मैं कहूँगा सैचुरेटेड के लिए काफ़ी है, कोई भी एक आप लिख सकते हो। और जो नेक्स्ट वाला मैंने अभी जस्ट थर्ड वाला पॉइंट बताया, ये सॉल्यूबिलिटी का डेफिनेशन है। किसका? सॉल्यूबिलिटी का डेफिनेशन है, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अगर बीकर ए है जिसमें आप सॉल्ट डाल रहे थे, तो आपने फर्स्ट स्पून सॉल्ट डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। सेकंड स्पून डाला, वो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। अगर आप थर्ड स्पून डालने वाले हो और वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, तो थर्ड स्पून डालने से पहले जो सॉल्यूशन आपके साथ में तैयार हुआ है उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? वो अभी तक अपने सैचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचा है। इट विल टेक सम मोर अमाउंट ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट टू रीच टू इट्स सैचुरेशन लेवल। ओके, तो जैसे सैचुरेटेड के लिए आपने टिक मार्क किया है, वैसे अनसैचुरेटेड के लिए आप ये 3 लाइन ले सकते हो। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अब देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली है इसने। जैसे पॉइंट ए है, मतलब ए वाला बीकर जो था जिसमें हमने सॉल्ट डाला था, तो आपको याद होगा, इमेजिन कीजिए कि आपने 4 स्पून सॉल्ट डाला जब पानी रूम टेम्परेचर पे था और डिज़ोल्व हो गया। 5th स्पून पे वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया। फिर आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इमेजिन कीजिए कि 3 स्पून और सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्पून कितने आपने डाल दिए? 7 स्पून। इमेजिन करवा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि 7 स्पून ही जाएंगे, 7 स्पून ऑफ सॉल्ट ही डिज़ोल्व होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने 7 स्पून ऑफ सॉल्ट उसके अंदर क्या किया? डिज़ोल्व करवा दिया। अब 7 स्पून सॉल्ट जब डिज़ोल्व हो गया है उसके अंदर, तो अब क्या हुआ है करके कि अब उस टेम्परेचर को, उस सोल्यूशन को आप धीरे धीरे क्या करोगे? ठंडा करने की कोशिश करोगे। सोल्यूशन को जब आप धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो देखो, पढ़ते हैं हम लोग। वी कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। तो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट ने हमको ये बताया कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी अलग है। मतलब शुगर जो है वो अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होगा, सॉल्ट जो है वो अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होगा। दोनों की सॉल्युबिलिटी को मैच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है, इसका आंसर आप लोग ज़रा थोड़ा सोचिए, बताइए क्या होगा। मतलब 7 स्पून आपने सॉल्ट डाल दिया। नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, और प्लीज़ कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट करने से इतना शर्माते क्यों हो? नीचे स्क्रॉल करो वीडियो को, जैसे वीडियो को पॉज करके नीचे जो आपको कमेंट का सेक्शन मिलेगा उसमें अपने व्यूज़ लिखो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई पॉइंट समझ में आया, नहीं समझ में आया, सर मज़ा आ गया, मतलब क्या पढ़ाया सर, खतरनाक, सब कुछ लिखो नीचे। हाँ, इससे क्या होता है, टीचर को, पढ़ाने वाले को भी मोटिवेशन आता है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ये एक फॉर्मूला हमको दे दिया है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे?
तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप क्या देखते हो, बोला देगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का अमाउंट कैसे लेंगे, मास में या फिर उसके वॉल्यूम में लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूट का जो वज़न है दैट इज़ वेट है प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितने क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन वाटर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया गया है, उससे हमको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो, जैसे हमको मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने क्या किया, जो कम क्वांटिटी में होगा मास उसको ऊपर लिया है, दैट इज सॉल्यूट का मास, नीचे क्या लिया, सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई पे क्या 100 से, क्या मिलेगा हमको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ये है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स आगे देखते हैं। हमारे पास टोटल ऐसे 3 फार्मूला है, टोटल हमारे पास 3 फार्मूला है। जो पहला वाला फार्मूला था हमारे पास वो था मास बाय मास परसेंटेज। क्या है वो, बाय मास परसेंटेज। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है बाय मास परसेंटेज, तो आपको एग्जाम में भी देखना है करके कि मुझे क्या पूछा है, बाय मास परसेंटेज पूछा है, बाय वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके अनुसार आपके फॉर्मूलाज बदलते रहेंगे। देखो यहाँ पर पूछा है बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है कि नहीं, और यहाँ पर पूछा है सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड वाले में पूछा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले वाले में सिर्फ मास था, दूसरे वाले में मास और वॉल्यूम दोनों आ गया, और तीसरे वाले में दोनों के दोनों वॉल्यूम ही होंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में मास और वॉल्यूम दोनों दिया है तो मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम दिया है तो डेफिनेटली वॉल्यूम, मास किसका होगा यहाँ पर, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्वेंट का। सी we have a numerical here, let's try to explain this, try to understand this numerical। बोला करके कि एक सॉल्यूशन है कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। 40 ग्राम वेट दिया है मतलब मास दिया है आपको, देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको उन लोगों ने वॉल्यूम दिया है या मास दिया हुआ है, ठीक है। सो 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका, और सॉल्वेंट कितना हो गया, 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। तो सर सॉल्यूशन का मास मतलब दोनों को आप ऐड कर दो, तो यस स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन। तो कितना मिल गया हमको, 360 ग्राम। तो ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब ज़रा मास परसेंटेज निकालते हैं। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दोनों के दोनों अगर मास में है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे इसको। सो वी हैव मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 40, सॉल्यूशन का मास हमको मिला 360, इंटू 100 किया तो हमको मिला 11.1% कॉन्सेंट्रेशन है इसका। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन को बहुत ही डिटेल में समझा, हमने सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की है, और हमने स्टूडेंट डेफिनेटली सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेल में यहाँ पर समझा है। ओके, कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट